जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह आपका कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा अफगान शासन में बिहार। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहाली को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। तो सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहाली को बिहार में राज्यपाल नियुक्त किया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहाली का पुत्र बहार खान नुहाली ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। ठीक। और दूसरी ओर अफगान शासक मोहम्मद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। तो अफगान का जो शासक था मोहम्मद लोदी, वो बाबर से बचने के लिए कहाँ आ गया? बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। तो बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघर के युद्ध में बिहार के इन अफगानियों को पराजित कर दिया था। और घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का क्या हुआ? उदय हुआ। ये आपको समझ आया? अफगान शासन का बिहार में सिकंदर लोदी से शुरू होता है, फिर शेर शाह के नेतृत्व में फिर अफगान आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान। बहार खान नुहाली ने फरीद खान को शेर खां का उपाधि दी थी। तो फरीद खान इनका बचपन का नाम था और इन्हें शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खान नुहाली ने। ठीक है। शेर खां ने नुहालियों के पतन के बाद, जो बहार खान नुहाली थे यह अंतिम था, इनके पतनों के बाद इसकी जो विधवा थी दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। तो शेर खान ने 1534 में जो सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी उसमें बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की। तो आपसे पूछेगा कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1529 में, जब चौसा का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बलीग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने सूरवंश की स्थापना की। तो सूरवंश की स्थापना 1540 में की थी शेर शाह ने, और किसको हराकर? हुमायूं को हरा के। कहाँ पे? कन्नौज बिलग्राम में। ठीक है। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। तो पटना का दुर्ग किसने बनवाया? शेर शाह ने। कब? 1541 ईस्वी में। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। पटना को बिहार की राजधानी भी शेर शाह ने बनवाई थी। उसके बाद बहुत चेंजेस हुए, आगे चल के आप देखोगे कि उसने फिर चेंज किया ये सारी चीज़ें। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में भी मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन और 1544 ईस्वी में मरवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। 1540 में उसने पीक स्टार्ट किया था जीतने का और ज़्यादा दिन ये जिंदा नहीं रह पाया। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ कराया था। तो शेर शाह ने सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र ने इसको पूरा करवाया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये कृतम झील के मध्य स्थित ये इमारत आकार में अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर, मतलब भूमि का जितना माप होगा उसी हिसाब से लगान निर्धारण किया जाता था। तो शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई और भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में जब्ती प्रणाली को अकबर ने भी अपनाया था। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। अपने संचार व्यवस्था,
डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार इसने किए थे शेरशाह ने। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जला खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ ही गद्दी पर धारण बैठता है और बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बंट जाता है। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। तो हुमायूं जब दोबारा इस पर हमला करता है 1555 में, जब देखता है कि शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करता है, आसानी से जीत जाता है। कहाँ पर? सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत करता है। कहाँ पे? आपका मच्छीबार और सरहिंद के युद्ध में। चलिए आगे बात करते हैं मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 और 1556 ईस्वी में मुगल राज को पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली के मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। तो दिल्ली में जब मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान नीति अपनाई, लेकिन इससे उसका पुत्र दाऊद खां करानी इसके विरोध किया। ठीक, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। तो दाऊद खां जो उसका विरोध करता था, उसको देख अकबर ने उस पर क्या किया, हमला किया और 1576 में अकबर ने पटना जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़ के भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो मुनीम खां को बिहार का गवर्नर अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य में काफ़ी मजबूत हो गया था। तो मानसिंह के समय जो मुगल साम्राज्य था वो बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाई गई। तो मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाई गई। आपको पता है शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाया था। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। कहां पर? छोटा नागपुर प्लेटू में। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया और इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। तो जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को ही बिहार का बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, वही प्रांतपति। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण किया। अपने नाम पे इसने अपना पटना का नाम रख दिया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियार ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। कौन? फर्रुखसियार। शाह आलम द्वितीय का भी विविधित राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और इसके बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। कौन? अलवर्दी खां। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए लेकर अपने पद को अस्थायी बना दिया और 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र का उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, तो ये मुगलों का खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सिख धर्म का और बिहार के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। तो संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी।
इनका बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि जगह पे इन्होंने अपनी क्या की थी, यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे और 10वें इनके पुत्र थे गुरु नानक। गुरु नानक मैं कह रहा हूँ, ये 9वें थे और 10वें थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ये 9वें। और पहले गुरु नानक जो संस्थापक थे। गया होते हुए पटना आए थे। वे अपनी पत्नी गुर्जरी देवी को छोड़ गए थे। कहाँ पर? पटना में, जो माँ बनने वाली थी। और यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। तो पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। ये गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में होता है। तो याद रखिएगा 1666 ईस्वी 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसी ने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की थी? 1699 ईस्वी में। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब, अगर आप पटना गए हो तो पटना में गुरुद्वारा है। तो हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो महाराजा रंजीत सिंह ने हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। ठीक है। तो जो मध्यकालीन था हमारा, यहाँ से हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है। मध्यकालीन बिहार का इतिहास में हमने सिख धर्म के बारे में पढ़ा, हमने मुगल काल के बारे में पढ़ा कि मुगल काल में बिहार कैसा था। फिर मैंने आज आपको शेरशाह के बारे में बताया, शेरशाह सूरी के बारे में, और उससे पहले मैंने अफगान शासन में बिहार का भी आपको पूरा अच्छे तरीके से परिचय दिया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं चैनल को। बाकी मिलते हैं अपने नए क्लास में। जय हिंद।